हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे एक सेशन होने जा रहा है। ये जो सेशन होगा ये खास करके आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए होगा, यानी IIT JEE मेंस एडवांस नीट और आपके CET के लिए होगा। ये जो आपका सेशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर, ये आप यूट्यूब पे कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं, और छोटी छोटी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का कोई भी पॉइंट ना छूटे और कोई भी सवाल आपसे ना छूटे, आपसे सारे सवाल हल हो जाएं। ओके, क्लियर है। तो आइए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे चर्चा करते हैं, जो कि एंट्रेंस वाला पार्ट है, जिसमें हमको मैंने कहा था कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, कोई बच्चा अगर चाहता है कि बहुत बेसिक से उसको समझाया जाए, बहुत ही बेसिक से उसको समझाया जाए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या है और कैसे उसका टेंशन का इक्वेशन लिखा जाता है, तो जाकर के बोर्ड एग्जामिनेशन वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लेक्चर आई थिंक 7 है, वो जाकर के देख सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो आइए, हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा है आज का वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये हमारा मुद्दा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है कि आप क्या करेंगे, आप बेसिकली एक रस्सी लेंगे और उसे मान लीजिए एक पत्थर को आपने बांध दिया। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पत्थर को आप बांधा और उसके बाद आपने क्या कर दिया, आपने ये वाले सर्कल में इसको घुमाया। ये वाला सर्कल कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन वाला सर्कल। जब इस प्लेन में आप क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला सर्कुलर मोशन कहलाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन वर्टिकल प्लेन, उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या फिर उसको बोलेंगे आप लोग VCM। ये आपका VCM है। VCM यानी क्या, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या, हम अब तक क्या पढ़ रहे थे वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब तक हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा था। अब तक हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा क्या था, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन जो है ये हम लोगों ने अब तक देखा था। इसमें जो है हमने क्या कर दिया, ये जो है हमारा, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी, तो अलोंग द टेंजेंट होती है वो, और नीचे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों में एंगल क्या है, 90। तो अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है उसमें बेसिकली पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट थी, हम UCM कंसिडर कर रहे थे अब तक। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे नीचे ही लग रहा था। यहाँ पर भी वेलोसिटी यहाँ होगी तो G यहीं पे होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, V1 बार, इसको V2 बार बोल दो। यहाँ पर भी ऐसे अंदर होगी तो ये G तो नीचे ही होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था, वेलोसिटी से 90 डिग्री पे था, और कोई भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इस वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर जो ग्रेविटी है वो उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं डाल रही थी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, किस पे, वेलोसिटी पर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये जो है पार्टिकल, इसको ऐसे वर्टिकल प्लेन में घुमाने जा रहे हैं। जब उसको वर्टिकल प्लेन में हम लोग घुमाएंगे तो देखिए ध्यान से, वर्टिकल प्लेन में घुमाने से क्या होगा कि जब आप लोग यहाँ पर पार्टिकल को देखें तो ये उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पर, लेकिन mg कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा, नीचे। तो यहाँ पर ग्रेविटी क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, और जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, ये क्या होगा, g होगा। तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा g का और दूसरा कंपोनेंट यहाँ होगा g का। बात समझ, जी टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलो। और ये क्या करेगा, ये उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर ग्रेविटी असर डाल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोजीशन पे ग्रेविटी क्या कर रही है, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो वो UCM तो नहीं रहने वाला। क्यों नहीं रहेगा UCM, क्योंकि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी को कम कर रहा है और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो रहा है, मतलब स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वो नॉन UCM
होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो उसको मैं लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं कि VCM इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले भी बताया था आपको मैंने, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? लेकिन एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिए अभी। तो VCM जो है आपका, VCM जो है वो UCM नहीं है। समझ में आ गया? VCM इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। क्या VCM कभी UCM हो सकता है? तो आंसर है हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप क्या करेंगे, अपने वॉल का फैन देखेंगे, ठीक है, या वॉल का क्लॉक देखेंगे, तो वॉल के फैन का जो आपका ब्लेड होता है, ब्लेड का टिप क्या कर रहा है, देखो वर्टिकल सर्कुलर, वॉल का फैन, उसका ब्लेड का टिप क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर वो VCM परफॉर्म कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, उसके टिप की वेलोसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए बार बार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप वॉल फैन को देखेंगे तो वॉल फैन का जो टिप का वेलोसिटी होता है वो बेसिकली वो तो बदलेगा, लेकिन टिप के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमता है। समझ आ रही बात? ले आप तो बोलेंगे सर आपने कहा कि VCM तो UCM नहीं होता। समझ में आ गया, वो तो नॉन UCM होता है, लेकिन ये VCM तो है, साथ साथ में क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नजर आ रहा है। आप वॉल क्लॉक को देखो, वॉल क्लॉक में क्या होगा, आपके मान लो आप सेकंड हैंड वाला जो टिप आपका, वो भी क्या करता है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वर्टिकल प्लेन में, लेकिन वो भी कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? यानी बेसिकली हमको ऐसे एक्सेप्शंस मिल रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है लेकिन वो फिर भी UCM है। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो दो एग्जांपल्स मैंने लिया उनमें पीछे मशीन लगी हुई है। वो मशीन क्या कर रही है, उसको ग्रेविटी को अफेक्ट करने नहीं दे रही है। वो मशीन क्या कर रही है, उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाती जा रही है। समझ आ गया? तो याद रखिए मैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूं, इसको हिंदी में याद रखते हैं। VCM कभी भी UCM नहीं होता अनलेस एंड अनटिल, VCM कभी भी UCM नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो, उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो VCM कभी भी UCM नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो याद रखिएगा VCM हमेशा नॉन UCM ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें आपका जो स्पीड है वो बदलेगा, लेकिन अगर मशीन लगी हुई है तो मशीन ग्रेविटी को अफेक्ट करने नहीं देगी उसको, मशीन उसको कांस्टेंट स्पीड से चला सकती है। समझ आ गया? आपकी जो रिस्ट वॉच होती है उसको भी आप ऐसे पकड़ो, समझ आ गया? तो रिस्ट वॉच का जो आपका टिप है ना, सेकेंड हैंड का, मिनट हैंड का और आपके आर हैंड का जो टिप है वो भी तो कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है सर्कुलर मोशन। है वो कौन से प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। पीछे क्या लगी है, मशीन लगी है, इस वजह से क्या कर रहा है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो मैंने आपको समझा दिया कि VCM कभी भी UCM नहीं होता अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे कोई मैकेनिज्म हो। क्लियर है? चलो भाई ये भी क्लियर हो जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमने ये देखा कि भाई VCM जो है वो दो तरीके का होता है। अभी तो देखा जो जिसमें ग्रेविटी से इफेक्ट होता है और दूसरा ग्रेविटी से जिसमें इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना? जिसमें मशीन लगी है वो ग्रेविटी से अफेक्टेड नहीं होता, और जिसमें मशीन नहीं लगी हुई है वो तो डेफिनेटली ग्रेविटी से अफेक्टेड होगा, और वो क्या करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करते रहेगा। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको यही पढ़ना है कि जो बेसिकली क्या करेगा, ग्रेविटी से अफेक्टेड होगा। ग्रेविटी क्या करेगी, उसकी स्पीड को चेंज करेगी। हमको वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको वो मिलेगा जिसमें वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन वो सारे फंडे वो वाले लग जाएंगे उसके अंदर, यानी हॉरिजॉन्टल वाले, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट है स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड वाला तो हम केस पढ़ चुके हैं, तो वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ। VCM जो है वो दो है, दो कैटेगरी में भी बांटते हैं हम लोग। पहले इसको अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यानी जिसमें कोई मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है, जैसे पत्थर को आप रस्सी बांध करके वर्टिकल प्लेन में घुमाओ, और नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। समझ आ गया? नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। बात समझ में आ रही? क्लियर है?
अफेक्टेड बाय ग्रेविटी और नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी में क्या होगा, वो यूसीएम परफॉर्म करेगा, है ना, जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है वो यूसीएम परफॉर्म करेगा। और यूसीएम परफॉर्म करने वाली की स्टडी तो हम पहले ही करके आए। अरे भाई हमने कॉनिकल पेंडुलम क्या पढ़ा, यूसीएम देखा, उसमें कांस्टेंट स्पीड थी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, कार की टर्निंग देखी, यूसीएम था। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया? ये पढ़ने की जरूरत है जिसमें ग्रेविटी का इफेक्ट है, जिसमें ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, ग्रेविटी उसकी स्पीड को चेंज कर रही है। ये हमको अब पढ़ना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये कैटेगरी तो अभी आपने देख ली। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो है आपको एक और इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो आपके प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसान कर देगा। इवन एडवांस वाले क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो उससे। क्लियर है? समझ आ गया? तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको एक और तरीके का क्लासिफिकेशन बताता हूं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है? तो वीसीएम जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आप यकीन मानिए लेक्चर के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप लेक्चर को प्रॉपरली देखते हैं, प्रॉपर इसके नोट्स बनाते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह मैं आपकी। ठीक है? चलिए, तो क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ वीसीएम, ये हमारे हिसाब से क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं क्लासिफिकेशन। ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे कांट मूव इन और आउट। ये पहले टाइप का क्लासिफिकेशन है, पहला कैटेगरी है ये। ठीक है? उसके बाद सेकेंड कैटेगरी होगा कांट मूव आउट बट कैन मूव इन। ठीक है? इन मूव कर सकता है, आउट मूव नहीं कर सकता। तीसरा होगा कांट मूव इन बट कैन मूव आउट। सिर्फ तीन ही तरीके के आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने हैं आपके नीट, जेईई और सीईटी के सिलेबस में। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ तीन कैटेगरी है, उसको मैं आपको समझा देता हूं कौन कौन सा है, फिर एक एक करके हम सब सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? सेकेंड वाला जो है सबसे ज्यादा हमको पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है? चलिए आइए, तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कांट मूव इन, कांट मूव आउट, ये कैसा केस है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक रॉड है, आपने एक रॉड लिया और उस रॉड पे आपने क्या कर दिया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया और उसके एक एंड पे चिपका दिया। ठीक है? जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने एक च्युइंगम लिया, रॉड के एक एंड पे चिपका दिया एम मास का पार्टिकल। समझ आ गया? उसको क्या कर रहे हैं आप, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एम मास ना तो ये बाहर जा सकता है क्योंकि वो चिपका हुआ है, ना तो वो अंदर आ सकता है। अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर एम मास अंदर आएगा तो रॉड की लेंथ कम हो जाएगी, जो कि हमारे सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। एम मास अगर बाहर आएगा तो रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी, ये भी हमारे सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। यानी बेसिकली रॉड की लेंथ कम होना या बढ़ना हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो ये वाला केस क्या है, ना तो पार्टिकल इन आ सकता है ना तो आउट जा सकता है। क्लियर है? सेकंड कैटेगरी इसमें क्या हो सकती है, सेकंड कैटेगरी, आपके पास एक रिंग है, उस पर आपने क्या कर दिया, एक बीड लगा दिया। ये क्या है, बीड है। बीड क्या होता है, बीड होता है छल्ला। छल्ला क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, जब किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसके पीछे एक वाइसर लगा हुआ होता है, तो वाइसर ही क्या होता है, छल्ला होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक छल्ला है। ये छल्ला देखिए ना अंदर आ सकता है सर्कल के, ना बाहर जा सकता है। क्लियर है? ना रिंग के अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो ये केस हो गया। इसके अलावा और एक केस क्या हो सकता है, और एक केस ये हो सकता है आपका, ये आपके पास है ऐसे, और ये मान लीजिए कि आपके पास एक पाइप है, इसके दोनों एंड्स को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और पाइप के बीच में आपने कोई ब्लॉक को फंसा दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब आप क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को मूव करा रहे हैं, तो ब्लॉक ना अंदर की तरफ आ सकता ना बाहर की तरफ जा सकता है। ये तीनों के तीनों केसेस एक ही हैं, यानी तीनों का फिजिक्स सेम है। एक पढ़ लो, बाकी सब आपने पढ़ लिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक पढ़ लिया, बाकी सारी सब पर क्या कर सकते हैं आप, वो सेम इक्वेशंस को लगा सकते हैं। समझ आ रहा है? क्लियर है? हम बेसिकली इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि इसको नीचे कितनी वेलोसिटी देंगे, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी देंगे, क्या करें, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है? क्लियर है? ये हमारे तीन केसेस मिला करके एक कैटेगरी बन जाती है, जिसमें पार्टिकल ना अंदर की तरफ जा सकता है ना बाहर की तरफ आ सकता है। क्लियर है? सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग रस्सी लेते हैं और रस्सी के साथ में एक, मान लीजिए पत्थर को मैंने बांध दिया, तो ये स्ट्रिंग है। समझ में आ गया? दो चीज़ों की बहुत अहमियत होती है फिजिक्स में, एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग।
बहुत काम आते हैं, अभी ऑसिलेशंस में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे आप, तो बेसिकली क्या है इसमें कि जो आपका पार्टिकल है वो अंदर की तरफ तो आ सकता है, स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है, ढीली पड़ सकती है, लेकिन स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती, तो वो बाहर की तरफ नहीं आ सकता। तो कांट मूव आउट बट कैन मूव इन। कुछ समझ आया? क्लियर है? इसके अलावा दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने क्या कर दिया, एक रिंग लिया और अंदर क्या कर दिया, एक ब्लॉक को फंसा दिया। समझ में आ गया? अब देखिए, इन तो जा सकता है, इन तो जा सकता है, लेकिन आउट नहीं जा सकता। तो ये दोनों की फिजिक्स क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये दो अलग अलग केसेस नहीं है, दोनों की फिजिक्स क्या है, सेम है। अगर आप एक की स्टडी कर लेंगे और तो दूसरे की भी स्टडी हो गई, इसके सारे फंडे इस पे लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में अपने को बहुत पढ़ना है, इसी के ऊपर आपको सवाल मिलेंगे, भरपूर सवाल मिलेंगे आपको पेपर में। समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं पे पूछे गए। ठीक है, इसके बाद तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ऐसा है, मान लीजिए ये ऐसा है कि इसमें अगर आप क्या कर देते हैं, एक आपके पास कॉन्वेक्स कोई ब्रिज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो स्पीड ब्रेकर होता है, वो ये ऐसे ही तो कुछ होता है। समझ आ रहा है? उसमें जब आप गाड़ी क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर से लेकर के जाते हैं, तो ये जो आपकी गाड़ी है, ये देखिए ध्यान से, इसमें गाड़ी अंदर की तरफ तो नहीं आ सकती, लेकिन गाड़ी बाहर की तरफ जरूर जा सकती है। तो ये केस आपका क्या है, कांट मूव इन कांट मूव आउट। ठीक है ना, कैन मूव आउट। ये वाला केस ऐसा भी हो सकता है, ये तो कॉन्वेक्स ब्रिज था, है ना, और ये कॉनकेव। समझ में आ गया? एक पूरा सॉल्व करवा दूंगा मैं, वो आप समझ जाएंगे। ये वाला केस जो है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग आगे इसको हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखेंगे कि कौन से एंगल पे वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, वो आपको बेसिकली समझाऊंगा। तो ये आपको मैंने क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ वीसीएम समझा दिया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चंस जो आपको डेरिवेशंस कराए थे बोर्ड में, वो बेसिकली क्या किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से कराए थे। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करवा देता हूं ताकि दोनों आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो दोनों आपको समझा देता हूं मैं। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, अब जो है हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं। केस 1 स्टडी शुरू कर रहे हैं हम लोग। हमारी छोटा है केस 1, छोटा है केस 3, छोटा है। सबसे ज्यादा टाइम आपको केस 2 में जाने वाला है, बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। तो केस 1, इसमें क्या है, कांट मूव इन और आउट। ना पार्टिकल इन मूव कर सकता है, ना आउट मूव कर सकता है। क्लियर है? चलिए भाई, इसमें जो है आप लोग याद रखेंगे, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, एक ही याद रखिए, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है इसमें? सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ एक क्राइटेरिया है। सेकंड वाले में 2 क्राइटेरिया होगा, पार्टिकल को टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है और साथ साथ में टेंशन भी जीरो नहीं होने देना है, बेसिकली नेगेटिव नहीं होने देना है। समझ आ गया? वो मैं बताऊंगा सेकंड वाले केस में। इसमें तो कभी टेंशन जीरो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम रॉड ले रहे हैं। देखो, एक रॉड वाला केस आपको बता देता हूं मैं कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से। ये हमारे पास मान लीजिए कि एक रॉड है, रॉड के एंड पे मैंने क्या कर दिया, पार्टिकल लगा दिया एम मास का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको कुछ वेलोसिटी देता हूं u। अब मैं चाहता हूं कि ये वेलोसिटी कम से कम इतनी हो कि ये क्या करे, रॉड ऐसे घूम करके यहां तक पहुंच जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने का मतलब कम से कम पहुंचते पहुंचते अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाए तो भी चल जाएगा, बस पहुंच जाए। क्योंकि जब यहां पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली जब यहां पर पहुंच जाएगा तो ग्रेविटी इसको खींच करके क्या करेगी, वो पूरा सर्कल कंप्लीट करा देगी। हमको तो सर्कल कंप्लीट कराना है। तो याद रखिए, पहले वाले केस में सिर्फ एक क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? बस इतनी वेलोसिटी दे दो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कि वो क्या करे, इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो क्या करे, ऐसे घूम करके बस क्या करे, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। मतलब कम से कम उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाए, वहां जाके बस पहुंच जाए। समझ आ गया? क्लियर है ना? चलो भाई, तो v स्टैंडिंग टू 0 ये ज्यादा बेटर है कि कम से कम वहां तक क्या हो जाए,
पहुंच जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए जीरो से, जैसे 0.0000001 मान लो, समझ आ गया, तभी वो क्या करेगा, ऐसे पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको u वेलोसिटी यहाँ पर दी। ठीक है ना, इसकी लेंथ अपन ने l माना, तो यहाँ ये वाला भी क्या होगा, l ही होगा, क्योंकि यही रॉड ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच जाए। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगा रहा हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये पॉइंट को बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट, ये पॉइंट को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो आपकी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लोवेस्ट पे जो होगी, वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट पे होगी। क्यों, एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी कंजर्व होगी, इसका मतलब क्या, जितनी एनर्जी पहले उतनी एनर्जी बाद में। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यहां पर होगी काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट क्या होगा, हाईएस्ट प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट। तो समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई आइए, अब क्या होगा, लोएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, तो लोएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा, हाफ एम यू का स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, या इसको ऐसे बोल देता हूँ, वीएल बोलता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर हो, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो भाई, लोएस्ट पे आपने क्या कर दिया, वीएल वेलोसिटी दी, पोटेंशियल एनर्जी लो, यही आपने ग्राउंड माना था, ग्राउंड पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, कोई हाइट है ही नहीं उसकी, यही आपने ग्राउंड माना है। हाईएस्ट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम जीरो का स्क्वायर। क्यों जीरो का स्क्वायर, वेलोसिटी इज टेंडिंग टू जीरो, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जैसे लिमिट्स पे पुट करते हैं हम, क्या करते हैं वो वैल्यू को पुट करके उसका बिहेवियर चेक कर देंगे, इसका बिहेवियर क्या है। ठीक है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच क्या होगी, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड है, यहां से आप पॉइंट को उठा करके यहां लेकर के जा रहे हैं, तो कितनी हाइट ऊपर गए, देखे ये यहां तक गए तो एल गए और ये एल गए, तो टोटल कितना गए 2l, तो ये हो जाएगा mg इंटू 2l, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो हाइट कितनी गए 2l। इस तरीके से अपन ने इसको लिखा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से m, यहाँ से m काट दो, उसके बाद आपके पास ये 2 को वहां भेज दो, तो vl का स्क्वायर क्या मिलेगा बताइए, 4gl, यानी vl क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 4gl। समझ आया, क्लियर है। तो वो तीनों केसेस में, ये वाला केस, बीड वाला केस और पाइप में ब्लॉक फंसा हुआ वाला केस, तीनों में अगर आपको क्या करना है, कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो सर्कल कंप्लीट करे, तो लोएस्ट पे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अंडर रूट ऑफ 4gl। एक्चुअली केस ये है कि vl शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 4gl। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऑप्शन में अगर दोनों चीजें आए तो ज्यादा करेक्ट ये होगा। समझ आ रहा है, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 4gl से ज्यादा होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया कि यहां पर इतना ही करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें आता नहीं है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जब आप क्या करेंगे, पहला वाला केस करेंगे जिसमें पार्टिकल ना आउट मूव कर सकता है ना इन मूव कर सकता है, उसमें लोएस्ट पॉइंट पे आपको कितनी वेलोसिटी देनी है, कम से कम अंडर रूट ऑफ 4gl देनी है। समझ आ गया। अगर आपने इतनी वेलोसिटी दे दी तो क्या करेगा, वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इससे स्लाइटली ग्रेटर देंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, अपना सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा, यानी लूपिंग द लूप कंप्लीट हो जाएगा उसका। समझ आई बात, क्लियर है। चलो भाई, ये भी हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम असल मुद्दे पे जाने वाले हैं। असल मुद्दा क्या है, सेकंड वाला केस, जिसमें हमको बहुत कुछ देखना है। ठीक है, थर्ड वाला केस भी छोटा है, फर्स्ट वाला केस भी छोटा है, थर्ड वाला केस बहुत बड़ा है, सेकंड वाला केस बहुत बड़ा है। हम लोग सेकंड वाला केस अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस क्या है, कांट मूव आउट बट कैन मूव इन। समझ में आ गया, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अंदर की तरफ जरूर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये केस लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोई पार्टिकल है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग वाला केस है हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, वो सब आपको याद रखने हैं। इसको बोलेंगे लोवेस्ट पॉइंट बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, मिडवे पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट। ये भी आपका क्या है, मिडवे पॉइंट।
ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है अब क्या होगा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके डिटेल में सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। दूसरा वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी पे ज्यादातर मिलेंगे आपको, समझ आ रहा है। 95% क्वेश्चन आपको इसी में मिलेंगे, 5% बाकी दो केसेस आ सकते हैं, 95% क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, क्लियर है। चलिए भाई आइए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मैं एक एक करके स्टेप वाइज कराते जाऊंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप क्या करने वाले हैं, आप वेलोसिटी निकालने वाले हैं, कोई भी जनरल पॉइंट पे, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी आप निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पार्टिकल मान लीजिए पहले यहां पर था, इसके साथ में ऐसे था, ठीक है ना। यहां पर लग रहा होगा टेंशन, यहां पर लग रहा होगा mg नीचे, समझ में आ गया, ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब पार्टिकल चल करके ऐसे यहां पर पहुंचा, नहीं हमने कुछ वेलोसिटी दी होगी, तो पार्टिकल ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो पार्टिकल यहां से कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है। क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहां पर टेंशन ये है, mg नीचे है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। और इसने कितना एंगल कवर किया है, यहां तक थीटा एंगल कवर कर लिया है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब जो है समझने की कोशिश करो, इसका रेडियस r है, तो ये भी क्या होगा, r होगा, और ये भी क्या होगा, r होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अपने को निकालनी क्या है, वेलोसिटी। अब ये पॉइंट L है और ये पॉइंट कोई भी जनरल P है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कोई भी दो पॉइंट्स में या पूरे के पूरे जर्नी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल कंजर्व होगी। अगर कंजर्व होगी मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहां पर है उतनी मैकेनिकल एनर्जी यहां पर होगी। तो वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम L टू P, L से लेके P तक आप क्या लगा रहे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करिए कि क्या होगा। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो L पे जितनी थी उतनी टोटल एनर्जी क्या होगी, P पर होगी, समझ आ गया। अब जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो क्या होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी एट L प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट L इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट P। समझ आ रही बात, क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहां पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी है लोवेस्ट पे वो क्या होगी, यहां पर ये जो है लोवेस्ट पे, इसको U बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, U। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ m क्या हो जाएगा बताइए, u का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ m u का स्क्वायर लिख दिया मैंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट पे क्या होगी, ये अपने रेफरेंस माना है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, कोई हाइट चला ही नहीं है लोएस्ट पे, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा, यहां पर जो वेलोसिटी होगी इसको v बोलते हैं, p पे जो वेलोसिटी होगी v, तो p पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट p। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या है, mgh फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। सवाल ये है कि h कितना है, सब खेल इसी का है। आइए इसको समझाता हूँ मैं आपको कैसे करना है इसको। ये आपका mg लग रहा है, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से यहाँ तक गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कितनी हाइट चला, तो अगर आप देखेंगे गौर से तो ये h हाइट चला, कितनी हाइट चला, h। तो इसका ये मतलब हुआ, ये t है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, h है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। अब क्या समझने की कोशिश करिए, ये मेरे पास रेडियस वेक्टर है, ये तो टेंशन का डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये है, समझ आ रहा है, ये मेरे पास रेडियस वेक्टर है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसे कोई वेक्टर होता, ये मान लीजिए r बार है, तो ये अगर ऐसा है, ये थीटा है, तो बताइए ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा r cos थीटा, और ये क्या होगा, r sin थीटा, जिसके साथ थीटा लगा है वो cos कंपोनेंट होता है। तो ये मेरे पास देखिए r बार है, तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा और ये कंपोनेंट बनेगा। तो r बार ये है, r बार ये है, उसका ये कंपोनेंट क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये टोटल r है, ये टोटल r है, लेकिन यहां से यहां तक का क्या है, ये है r cos थीटा। समझ आ गया, ये आपका क्या है, r cos थीटा, बात समझ में आ रही है। और ये क्या चीज है, ये आपका है r sin थीटा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये r cos थीटा और वो क्या आपका r sin थीटा, ठीक है। ये r sin थीटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये अगर r है तो देखिए ये क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, वो क्या होगा, r sin थीटा। अब पूरे r में से r cos थीटा माइनस कर दूंगा तो h बचेगा, ध्यान से वापस से, पूरे r में से r cos थीटा माइनस कर दूंगा तो h बचेगा। यही समझना है कि यहां पर जो h है ना, हमारा h है ना, जो h क्या है, पूरे r में से r cos थीटा को माइनस कर देंगे। समझ आ गया, r को बाहर ले लो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये आपका h आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उसी को देखिए, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, पहले तो मैं लिखता हूं mgh,
क्लियर है, ऐसे लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं आगे की कहानी आपको समझाता हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। इसको अच्छे से कॉपी करना है आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, खुद के नोट्स बनाएंगे तो बेहतर है। समझ आ गया? नोट्स आपको मिलेंगे लेकिन खुद के बनाएंगे तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, चलिए, याद तभी रहेगा, नोट्स नहीं बनाओगे खुद से तो याद नहीं रहने वाला है कुछ भी। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है वो बता देता हूं। तो हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्या मिला है, एम जी एच। सब में से एम को कैंसिल कर दो, बचेगा क्या बताइए, बचेगा हमारे पास यहाँ पर यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, जी एच। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करो, टू यहाँ पे जो टू कैंसिल करो तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस मेरे पास क्या है, टू जी एच हो जाएगा। समझ आ गया? क्या कर दिया मैंने, पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर 2 को एक डिनोमिनेटर भी लेके फिर कैंसिल कर दिया मैंने। तो वी स्क्वायर क्या बचेगा, वी स्क्वायर क्या मिलेगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको वहाँ भेज दिया मैंने। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो देयरफॉर वी स्क्वायर क्या मिलेगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh क्या है, h है आपका r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझ आ गया? तो ये आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन, ये आपका क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो दोनों का आप ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2g r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। समझ आ गया? तो कोई भी पॉइंट पे अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, या तो आप h को पुट करके निकालो, इनिशियल वेलोसिटी को भी पुट करके, या तो आप क्या करो, थीटा, रेडियस और u को पुट करके निकालो। समझ आ गया? तो जैसे हमको सिचुएशन दी होगी उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और क्या करेंगे, आपका वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लेंगे। समझ आ गया? दोनों फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है दोनों फॉर्मूले। आगे जा करके यूज करूंगा मैं इसको। समझ आई बात? चलो भाई, तो वेलोसिटी निकाल करके बता दिया आपको मैंने। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा टेंशन। हम लोग टेंशन निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि क्या है, टेंशन। तो रब कर देता हूं मैं। चलिए भाई, देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है टेंशन। ठीक है, तो वेलोसिटी हो चुकी है, अब क्या निकालेंगे, टेंशन एट एनी पॉइंट। हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकालना है बच्चों। ठीक है, आइए इसको समझने की अब कोशिश करते हैं कि कैसे निकालेंगे हम लोग अभी टेंशन। ठीक है, चलिए, तो ये जो है, मान लीजिए कि पार्टिकल क्या कर रहा है, फिर से वही सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो पार्टिकल पहुंचा हुआ है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है, इतना एंगल कवर कर लिया उसने। यहाँ पर क्या होगा, टेंशन नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये दोनों के दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, थीटा। समझ आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, ये अपन ने लिख दिया t माइनस, अब ये जो हो, ये देखो सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, तो t माइनस mg cos थीटा दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, जनरल इक्वेशन फॉर टेंशन। कोई भी थीटा के लिए हम लोग टेंशन लिखेंगे, t माइनस mg cos थीटा दोनों मिलकर के क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r। समझ आया? क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर एक ब्लॉक है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पर लग रहा है 3 न्यूटन, तो बताओ नेट फोर्स कितना है, 7 न्यूटन। समझ आ गया? क्लियर है? वही आपका क्या है, एफ नेट क्या होगा, 10 माइनस 3 कितना होगा, 7। वही है, यहाँ पर लग रहा है t, यहाँ पर लग रहा है mg cos थीटा, दोनों मिला करके क्या करेंगे, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। पक्के तौर पे इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेंशन के जितने इक्वेशंस है मैं आपको सब निकाल करके दे दूंगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? आइए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो पहला वाला हो गया कि t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसके दूसरे भी अलग अलग फॉर्म्स है जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में आपको शॉर्टकट के तौर पे काम आ जाएंगे।
समझ आ गया? तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। आइए उसको समझते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, h है, ठीक है। टोटल कितना है, ये टोटल r है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा बताओ, ये वाला हिस्सा ये होगा r माइनस एच। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि पूरे r में से h निकाल दो तो ये बच जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? इसके बाद क्या समझने की कोशिश करो जरा। यहां पर जो है ये मेरे पास क्या है, r माइनस एच है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये तो r है, ये ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूं मैं। ये क्या है, थीटा, ये तो रेडियस है r, ये क्या है r माइनस एच। यहाँ पर मैं निकालता हूँ कॉस थीटा। बताओ कॉस थीटा क्या होगा, क्या होगा कॉस थीटा? कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, r माइनस एच है, हाइपोटेन्यूज क्या है, r। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा r माइनस एच अपॉन r। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो इसको मैं पुट कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, r माइनस एच अपॉन r और इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय r। सिंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, r माइनस एच अपॉन r। क्लियर हो गया, बात समझ में आती? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है नेक्स्ट जो है, देखिए ध्यान से। अब क्या करने वाला हूं मैं, mg को अंदर भेजता हूं मैं। तो देयरफॉर क्या होगा, t माइनस एम जी आर अपॉन r, उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एम जी एच अपॉन r, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा r, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक अपने को बात समझ में आती है। अब क्या, वी स्क्वायर को अपन पुट करेंगे जो अपने पास है। क्या है वी स्क्वायर, अभी मैंने डिराइव कराया आपको। क्या है वी स्क्वायर बताइए। यहां पर मेरे पास एक चीज मुझे पता है कि वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh। देखिए अभी मैं प्रूफ कराया था मैंने, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमारे पास है ना। तो ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर t माइनस एम जी प्लस ये एम जी एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम यू स्क्वेयर अपॉन आर माइनस 2mgh अपॉन आर। ये अपने पास आ गया। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। ये वाले पार्ट को अपन रब कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी मेरे पास क्या है उसको एक बार लिख देता हूं मैं। देखो ध्यान से। अब ये mgh अपॉन आर है, ये एक है, इसको क्या करते हैं, एक साइड पे ले लेते हैं या फिर सबको उस साइड पे भेज देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg माइनस mgh अपॉन आर प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mgh अपॉन आर। सबको एक साइड पे भेज दिया, टेंशन को एक साइड पे ले लिया क्योंकि हमको टेंशन निकालना है। तो आइए इसको फिर से यहां पर लिख देते हैं। t इज इक्वल्स टू mg माइनस mgh अपॉन आर प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mgh अपॉन आर, ठीक है ना। अब इसको समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो आपका माइनस mgh अपॉन आर है और ये माइनस 2mgh अपॉन आर है, ये दोनों को मिला करके क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे mg प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा माइनस 3mgh अपॉन आर। क्यों, माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाले में से। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा mg r अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा mu स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3mgh अपॉन आर, ठीक है ना। अब सब में से m बाय आर कॉमन ले लो। m बाय आर जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, हो जाएगा rg प्लस यू स्क्वायर माइनस 3gh। ये अपने पास क्या आ गया, टेंशन। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये अपना क्या हो गया, टेंशन एट एनी पॉइंट। क्लियर है। अब इसके बाद जो है टेंशन एट एनी पॉइंट, ये तो सेकेंड एक्सप्रेशन हुआ बच्चों। टेंशन का जनरल एट एनी जनरल पॉइंट, ये उसका सेकेंड एक्सप्रेशन हुआ। हम लोग जो है एक और एक्सप्रेशन देखेंगे इसका। तो जितने आपको एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड है या जितने आपको अलग अलग जगह पर काम आएंगे, आपके प्रॉब्लम को जो आसान करेंगे वो सब करा दूंगा मैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा वाला बता देता हूं मैं। तीसरा वाला क्या है उसको देखते हैं, आइए। थर्ड जो है तो यहां पर जो है देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज मुझे पता है। क्या पता है मुझे, कि कॉस थीटा क्या होता है, r माइनस एच अपॉन आर, ये होता है कॉस थीटा। अभी बताया था मैंने आपको ये। इसको ऐसा भी लिख सकता है r अपॉन आर माइनस एच अपॉन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल करके तो क्या होगा, 1 माइनस एच अपॉन आर। तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या मिलेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर। तो एच अपॉन आर क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ गया, एच अपॉन आर आ गया।
क्लियर हो गया। तो h अपॉन आर आपके पास क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूं यहां पर ये टेंशन में पुट करने की कोशिश करता हूं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है ये पूरा अंदर भेजेंगे तो क्या मिलेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, ये आर की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो मुझे क्या चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा, mg, उसके बाद क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा ये mu स्क्वायर अपॉन आर, उसके बाद माइनस 3mg h अपॉन आर, ये है ना h अपॉन आर, यहां पर h अपॉन आर की जगह मैं ये लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ये लिख देता हूं मैं आपका 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया कि ये क्या है हमारे पास mg 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं इसको अंदर भेजेंगे तो क्या होगा mg प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा माइनस mg माइनस 3mg विल बी माइनस 2mg, ये क्या हो जाएगा mu स्क्वायर अपॉन आर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mg, और उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है यहाँ पर ये ऐसे बच जाएगा माइनस प्लस 3mg कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर हो गया, ये भी अपने पास क्या है, टेंशन है। ठीक, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर टेंशन निकाल लिया, तो ये भी अपने पास टेंशन का एक्सप्रेशन है। अब जो है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन दोनों का डिफरेंस, टेंशन कौन से पॉइंट पे कौन से एंगल पे जीरो हो जाएगा वो सब आपको मैं बताने जा रहा हूं अभी। आइए इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलो, तो द एंगुलर पोजीशन एट विच टेंशन इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे बोलो, एट विच द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। स्ट्रिंग क्या हो जाए, स्लैक हो जाए। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब टेंशन क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए। ठीक है, चलिए, तो देयरफॉर टेंशन का एक एक्सप्रेशन हमारे पास अभी डिराइव किया हमने, mu स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन, टेंशन को जीरो कर दीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा mu स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। एंगुलर पोजीशन निकालना है, मतलब बेसिकली थीटा निकालना है, एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको सिर्फ यही रहने देता हूँ, बाकी दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो देयरफॉर क्या होगा, ये हो जाएगा 2mg माइनस mu स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू 3mg कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ भेजो, इसको r को यहाँ भेजेंगे तो बताइए क्या, m को सबसे पहले कैंसिल कर दो, m कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2rg माइनस यू स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 3g, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर हुआ। इसके बाद आगे का एक्सप्रेशन क्या होगा, आगे का एक्सप्रेशन होगा देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2rg माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3rg। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ये कॉस थीटा का। क्लियर है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कराई, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। टेंशन में और चीज़ें बताऊंगा मैं भी, अभी जो इंपॉर्टेंट था सब मैंने इसमें करा दिया, आपको कोई पार्ट नहीं छोड़ा। तो जो बताया अब तक एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या किया। हमने ये निकाला कि टेंशन एट जनरल पॉइंट क्या होगा, उसके हम लोगों ने 3 एक्सप्रेशंस देखे। 3 एक्सप्रेशंस में पहला एक्सप्रेशन क्या है, t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, ये पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन t का और एक फॉर्मूला बताइए, m बाय आर यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh, इसका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला उसका क्या है हमारा, mu स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। समझ आ गया। और cos थीटा यानी बेसिकली हमने वो एंगुलर पोजीशन निकाल ली जहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पाथ में। समझ आया, क्लियर है। टेंशन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी जीरो होगी, अभी बताऊंगा इसको आगे जा करके, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने टेंशन के 3 एक्सप्रेशंस कर लिए, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर, या फिर हम लोग बोलेंगे m बाय आर यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh
इज इक्वल्स टू, आप लोग ये कहेंगे एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। समझ आ गया? ये तीनों के तीनों आपको फॉर्मूले याद करने हैं, याद कर लोगे तो बेहतर है, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। और ये वो पोजीशन है जहां पर टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2rg माइनस यू स्क्वायर अपॉन 3rg। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन पूरे पॉइंट समझा दिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी जो है हम लोग फिर से टेंशन पे आ रहे हैं, हम लोग टेंशन ही कर रहे हैं। तो टेंशन में अभी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे कि टेंशन कहां पर मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है, और दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। क्लियर हो गया? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप लोग उसी में सब हेडिंग डालिए, टी मैक्सिमम एंड टी मिनिमम। इंपॉर्टेंट है, नीट में सवाल आया था 2019 में कि स्ट्रिंग के टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं, लोवेस्ट पॉइंट पे होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन वहीं होता है। अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए भाई। तो एक फॉर्मूला मुझे पता है, टी इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर। ये मैंने अभी आपको जनरल एक्सप्रेशन पहले ही बता दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो उसमें मौजूद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को पुट कर दो। वापस से सुनिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो उसमें मौजूद जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पुट कर दो, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है ना। तो यहां पर जब cos थीटा +1 होगा, t हो जाएगा t मैक्सिमम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब cos थीटा +1 होगा, क्योंकि जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टेंशन भी मैक्सिमम हो जाएगा। समझ आ गया? तो cos थीटा जब +1 होगा तो t क्या हो जाएगा, t मैक्सिमम। इसको मैक्सिमम करो, ये मैक्सिमम हो जाएगा, इसको मिनिमम करो, ये मिनिमम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर हो जाएगा cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, +1, तो थीटा क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 1 होगा। 1 कब आता है, 1 कब आता है, तो हम लोग की जानते हैं कि 1 आता है 0 के एंगल पे। बात समझ में आ रही है? और 0 का एंगल मतलब क्या, ये हमारा सर्कल है, ये ऐसे हम लोग चलना शुरू किए, देखो आई एम सॉरी, ये हाँ ये वाला ऐसे, ये हमारा क्या है, 0 का एंगल। यहां से यहां तक गए तो एंगल बढ़ेगा। यहां से देखिए ये कौन सा है, लोवेस्ट, ये मिडवे, ये क्या हाईएस्ट। तो जब लोवेस्ट पे थे तो एंगल कितना था, 0 था। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग जब मिडवे पे गए तो एंगल कितना हुआ, 90 हो गया। ऐसे था, ये देखो एंगल इतना था, पहले था 0 था, फिर हम लोग मिडवे पे गए तो 90 हो गया, फिर हम लोग हाईएस्ट पे गए तो 180 हो गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो याद रखना है आपको, जब एंगल 0 है इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? तो टी मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे, तो इसको लिख दूंगा मैं TL। कुछ समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे कि कहां पर मिनिमम है और कहां पर मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कहां पर मिल रहा है, लोवेस्ट पॉइंट पे, एंगल 0 पे। बात समझ में आ गई? ऐसे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, अब जो है सुनिए ध्यान से, एक और चीज क्या है इसके अंदर, एक्सप्रेशन जो है मैंने अभी जो मैक्सिमम, ये तो पता लग गया कि लोवेस्ट पे क्या है, मैक्सिमम है। t इज इक्वल टू, ये हम लोग ने एक्सप्रेशन डिराइव किया अभी, t इज इक्वल टू m/r u स्क्वायर प्लस rg माइनस 3gh। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब मुझे बताइए, मैं लोएस्ट पे बात कर रहा हूं, एट l पे h का वैल्यू क्या है, 0। अरे l पे यहां पर देखो, यहां पर जब वो लोएस्ट पे है तो हाइट तो कुछ चला ही नहीं है। जब वो मिडवे पे जाएगा तो ये रेडियस है, तो हाइट कितनी चल गया, हाइट r चल गया। हाईएस्ट पे चला गया तो यहां से यहां तक हाइट चल गया, कितना चल गया, 2r। तो लोएस्ट पे हाइट कितना चला, 0 चला, तो h क्या हो जाएगा, 0। तो टेंशन एट लोएस्ट क्या मिलेगा, m/r u स्क्वायर प्लस rg, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास लोएस्ट पे आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? आगे जाकर के भी काम आएगा, इसको याद रखना है कि TL यहां लिख देते हैं कि TL क्या मिला, TL मिला अपने को m/r इंटू यू स्क्वायर प्लस rg। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब मैक्सिमम टेंशन निकाल लिया, अब क्या निकालना है, मिनिमम टेंशन निकालना है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन बच्चों को समझाया वो खुद से निकालें। ठीक है, फिर भी मैं निकाल करके दे रहा हूं आपको, आप खुद से ट्राई करिए इसको।
ठीक है, आइए अब क्या करना है, अब जो है हम लोगों को टी मिनिमम निकालना है। कैसे निकालोगे, एक्सप्रेशन है ना, t इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। मैंने कहा इसको मैक्सिमम करना है तो ये मैक्सिमम कर दो, इसको मिनिमम करना है तो ये मिनिमम कर दो। और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है बताओ जरा, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। क्लियर है, तो जब -1 होगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t मिनिमम हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे आएगा वो देखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा -1, थीटा क्या होगा cos इनवर्स ऑफ -1। cos इनवर्स ऑफ -1 कब आता है, पाई पे, पाई मतलब क्या, कितना एंगल, सोचो 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 जरा, ये ऐसे थे यहाँ 0, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गए कितना हो गया एंगल 90, यहाँ से यहाँ तक गए कितना हो गया 180, यानी क्या, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट। समझ आ गया, तो मिनिमम टेंशन कहाँ आ रहा है, मिनिमम टेंशन आ रहा है टी एच पर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये भी आपको बता दिया मैंने। इसके बाद टी का फॉर्मूला बताइए, एम बाय आर यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3gh एट एच। एच पे बताइए क्या होगा, एच पे हाइट तो 2r होगी, बताया आपको मैंने, ऐसे ये होगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया r, फिर ऊपर गया तो टोटल हाइट कितना चला, 2r चला, तो हाइट 2r होगा, उसको पुट कर देते हैं। तो टी एच क्या होगा बताइए, एम बाय आर, ये क्या होगा यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3g, और ये क्या हो जाएगा 2r। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 to the 6 6rg, तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 6rg प्लस rg, तो क्या बचेगा, टी एच इज इक्वल्स टू एम बाय आर इंटू यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5rg, ठीक है, प्लस rg माइनस 6rg क्या होगा, माइनस 5rg हो जाएगा। ठीक है, तो TL मिल गया, TH मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों का डिफरेंस लूंगा, T मैक्सिमम T मिनिमम का दोनों का डिफरेंस लूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, अब दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो टी एच इज इक्वल टू क्या आया, टी मिनिमम आया, एंड टी एल इज इक्वल टू क्या आया, टी मैक्सिमम आया। ठीक है, तो मैं टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, मतलब क्या, टी मैक्सिमम का टी एल पे, टी एल माइनस टी एच करेंगे, टी एच माइनस टी एल मत कर देना। ठीक है, हाईएस्ट पे कम होता है। ठीक है, तो टी एल कितना है, टी एल है एम बाय आर, उसके बाद क्या है यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस टी एच कितना है एम बाय आर और यू स्क्वायर माइनस 5rg। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, एम बाय आर को कॉमन ले लो, है ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए अंदर बच जाएगा यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस यू स्क्वायर प्लस 5rg। ठीक है, यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 5rg प्लस rg, तो क्या होगा 6rg इंटू एम अपॉन आर, ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या होगा 6mg। TL माइनस TH या फिर T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम आपका क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 6mg। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन है जो आपके कई बड़े बड़े सवालों को बहुत ही आसान कर देगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी आपको डिराइव करके दे दिया मैंने। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंशन के बारे में ऑलमोस्ट आई थिंक सारी चीजें हो गई। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप एंड मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, ये हम लोग अभी निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कुलर पाथ, ये दो चीजें हम लोग करेंगे, इसको आप लोग देख लो अच्छे से। ओके बच्चों, तो अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। इसको याद करिए, याद करिए, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल। सर्कल कंप्लीट होने की कंडीशन क्या है, सर्कल कंप्लीट होने की कंडीशन ये है कि रस्सी जो है वो टॉट रहनी चाहिए, टाइट रहनी चाहिए, रस्सी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, स्लैक नहीं होनी चाहिए। रस्सी अगर ढीली पड़ गई तो जो आपका पार्टिकल है, रस्सी अगर मान लीजिए कहीं यहाँ जाकर के ढीली पड़ गई, यहाँ पर ऐसे रस्सी ढीली पड़ गई, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम नहीं पाएगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। समझ आ गया। तो अगर 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 ध्यान से सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, तो सर्कल के हर एक पॉइंट पे रस्सी क्या होना चाहिए, रस्सी का टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एट एवरी पॉइंट।
क्या बोल रहा हूं, एट एवरी पॉइंट क्या होना चाहिए, रस्सी का टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रस्सी टॉट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, मतलब टॉट होनी चाहिए। ठीक है, टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, रस्सी टॉट होनी चाहिए। रस्सी ढीली हो जाएगी तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो रस्सी टॉट होनी चाहिए, और रस्सी टॉट होनी चाहिए को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हर पॉइंट पे टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझे? अब क्या, अब जो है हम क्या करते हैं, हम सबसे मिनिमम टेंशन वाले पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि अगर वहां 0 से ज्यादा है इसका मतलब हर पॉइंट पे उससे ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे को क्लास में मान लेते हैं 100 में से सबसे कम मार्क्स मिले। अब टीचर पूछता है, बच्चे पूछते हैं कि सबसे कम कितना हुआ, तो वो जाकर के जिसको सबसे कम मिला है, मान लो उसको 100 में से 40 मिला है, तो सबसे कम जिसको मिला है उसको चेक कर लो कि कितना मिला है, 40 मिला है, यानी बाकी सबको उससे ज्यादा ही मिला है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो हम लोग ये चेक करेंगे कि सबसे कम टेंशन जहां पर है वहां पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब हुआ बाकी पॉइंट पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वापस से सुनिए, जहां पर सबसे कम टेंशन है अगर वहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टेंशन है, यानी वहां पर अगर रस्सी टाइट है, इसका मतलब बाकी जगह पर रस्सी तो टाइट है ही है। समझ आ गया? अब मुझे बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम वाला टेंशन कहां पर हो चेक करेंगे, सबसे कम तो हाईएस्ट पे है, तो इसका मतलब टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कहां पर होना चाहिए, हाईएस्ट पे होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लॉजिक समझ में आ गया कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए रस्सी का टॉट होना जरूरी है। रस्सी का टॉट होने का मतलब क्या, हर पॉइंट पे टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फिर हम क्या देखेंगे, जहां पर सबसे कम टेंशन है वहां पर अगर 0 से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बाकी सारे पॉइंट पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सबसे कम कहां पर है, हाईएस्ट पे है, तो वहीं पे चेक कर लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो यही आपको समझाना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोग हाईएस्ट वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। ठीक है, बोर्ड में डायरेक्ट बता दिया था, यहां थोड़ा सा मैंने आपको समझाया कि बेसिकली क्या होना है। ठीक है, तो याद रखना है, ये कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल क्या है, टेंशन एट एवरी पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, यहां तक अपने को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, अब मैं लिखता हूं मिनिमम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट टू कंप्लीट द सर्कल, दैट इज फॉर लूपिंग द लूप। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे। तो मैंने आपसे कहा कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए अगर आपको चेक करना है, यानी बेसिकली आपको ये देखना है कि सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है? अभी टेंशन आपको बता दिया था मैंने, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, m/r फिर u² प्लस rg, तो उसमें कितना होता है 2r। समझ आ गया? क्लियर है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3gh, लिख देता हूँ मैं, h का वैल्यू 2 पुट करो तो बताओ क्या होगा, th इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgr u² प्लस क्या हो जाएगा rg -3g, और ये क्या हो जाएगा 2r। क्लियर है? अब क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होती है, 2r होती है। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना होगा, rg -6rg, तो कितना होगा 5rg, तो m/r उसके बाद क्या u² माइनस क्या हो जाएगा 5rg। ये हाईएस्ट पॉइंट पे आपका टेंशन है, तो ये क्या है, ये आपका है m/r इंटू क्या u² माइनस 5rg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये वहाँ भेजे यहाँ भेजे तो क्या हो जाएगा, u² माइनस 5rg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर u² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 5rg, यानी u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 5rg। इसका मतलब u मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, √5rg। u मतलब क्या, वेलोसिटी एट लोवेस्ट, उसकी मिनिमम वेलोसिटी। समझ आ गया? क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, लूपिंग द लूप वाली कंडीशन हो, तो लोएस्ट पॉइंट पे आपको कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, आपको कम से कम √5rg देनी पड़ेगी। r क्या है इसके अंदर, इसका रेडियस है। बात समझ में आ रही है? कम से कम, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, इससे कम देंगे तो 2 केसेस बनेंगे, वो आपको बताऊंगा आगे जाकर के, लेकिन आपको कम से कम क्या करना पड़ेगी, √5rg वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। इससे कम दे दिए तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, इससे ज्यादा दे दिए तो डेफिनेटली करेगा। ये तो मिनिमम वेलोसिटी है, कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कहां पर, लोवेस्ट पॉइंट है। रोड वाले केस में याद है, रोड वाले केस में √4lg यानी 4rg देनी पड़ी थी, लेकिन यहां पर
5rg देनी पड़ रही है। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको समझा दिया मैंने, अब ये तो क्लियर हो जाता है। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी एट दी हाईएस्ट पॉइंट निकालेंगे, फिर आपको मिडवे भी निकाल के बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी प्रूफ करवा दिया मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं। आइए, तो मिनिमम वेलोसिटी एट दी हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट पे निकालेंगे। अब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है, मेरे पास एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके दिया था, ठीक है ना। एट h मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे h का वैल्यू क्या होगा, 2r होगा। एंड u मिनिमम निकालना है ना, हाईएस्ट पे मिनिमम निकालनी है, तो लोवेस्ट पे भी क्या करना पड़ेगा, u मतलब इनिशियल वाली है ना, u मतलब इनिशियल वाली, माइनस 2g इंटू 2r, ठीक है। हाईएस्ट पे मिनिमम निकालनी है, तो लोएस्ट में भी मिनिमम पुट किया मैंने, कम से कम इतनी दिया, तो हाईएस्ट पे कम से कम इतनी बनेगी। तो ये कितनी आई, ये तो अंडर रूट ऑफ 5rg था, तो स्क्वायर है ना इसका, ये स्क्वायर है, तो ये जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4rg, यानी अंडर रूट ऑफ, ये भी स्क्वायर है, vh मिनिमम क्या आएगा, vh मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ rg, यानी कम से कम आपको हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी अंडर रूट ऑफ rg। बात समझ में आ रही, इससे कम आप देंगे तो बेसिकली इससे कम आपने दी तो गड़बड़ हो जाएगी, वो तो आप देंगे नहीं, आप तो लोवेस्ट पॉइंट पे देते हैं। तो लोवेस्ट पॉइंट पे अगर आपने अंडर रूट ऑफ 5rg से कम दी, तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाएगा और वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब अगर मिडवे की बात करेंगे तो मिडवे पे h का वैल्यू क्या होता है भाई, r होता है, समझ आ गया, h का वैल्यू r होता है। तो वेलोसिटी एट लोएस्ट मिनिमम का स्क्वायर, या वेलोसिटी एट मिडवे मिनिमम का स्क्वायर, मिडवे पे निकालना है, इज इक्वल टू वेलोसिटी और लोवेस्ट मिनिमम का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2gh, h क्या होगा इसमें, r होगा, कितना है ये आपका 5rg, माइनस क्या होगा 2rg, यानी क्या होगा 3rg, यानी vm मिनिमम मिडवे पे कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3rg होनी चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। इस तरीके से सारे पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिए कि लोवेस्ट पे मिनिमम कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 5rg। इसको ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, देखो बताता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ ये क्या है 5rg, ये क्या है अंडर रूट ऑफ 3rg, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ rg। समझ आया, क्लियर है, देखो 1 3 5 ऑड नंबर्स के हिसाब से ही समझ आ गया, क्लियर है। तो अंडर रूट ऑफ rg मिनिमम यहाँ होनी चाहिए, अंडर रूट ऑफ 3rg मिनिमम यहाँ पर होनी चाहिए मिडवे पे, अंडर रूट ऑफ 5rg मिनिमम यहाँ होनी चाहिए। क्लियर है, लोवेस्ट पे। क्लियर हो गया, चलो भाई ये भी आपको बता दिया मैंने। अब वेलोसिटी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग दो चीज़ और करेंगे इसमें, और ये सेशन बेसिकली सेकंड वाला केस कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड केस पे जाएंगे, ठीक है। चलो भाई दो चीज़ इसमें और क्या है अभी, वो है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो आपको बताता हूँ मैं भी। चलिए अब क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आ गए हम लोग। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड लीविंग द सर्कुलर पाथ, मतलब पार्टिकल कब ऑसिलेट करेगा और कब सर्कुलर पाथ को वो क्या करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। समझते हैं इसको। देखिए अगर ऐसा हो जाए कि लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ध्यान से सुनिए, इस लेस देन, ठीक है, अगर कम हो जाए अंडर रूट ऑफ 5rg से, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इतनी देंगे तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इससे कम दे देंगे तो क्या होगा, अब उसके ऊपर बात करूंगा मैं। इससे कम दे देंगे अगर आप लोवेस्ट पॉइंट पे, तो दो केसेस होंगे, ठीक है। या तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, या तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट एल मतलब लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, या तो पार्टिकल लीव्स द सर्कुलर पाथ एंड परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी वो उसको देखेंगे आगे जाकर के। तो या तो क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा एल के अबाउट, लोएस्ट पॉइंट के अबाउट, या तो ऑसिलेट करेगा वो, या तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा।
समझ आ गया। अब दोनों की कंडीशन है, ये दोनों की क्या कंडीशन है वो आपको समझना पड़ेगा। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। पार्टिकल कब ऑसिलेट करेगा? इफ वेलोसिटी बिकम्स 0 बिफोर टेंशन। ये तब होगा जब वेलोसिटी टेंशन से पहले 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन, टेंशन के 0 होने से पहले वेलोसिटी 0 हो गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? और ये होगा इफ टेंशन बिकम्स 0 बिफोर वेलोसिटी। ये तब होगा, वो पार्टिकल रास्ता तब छोड़ेगा जब टेंशन बिकम 0 बिफोर वेलोसिटी। टेंशन पहले 0 हो जाएगा, वेलोसिटी बाद में 0 होगी। इसको समझते हैं, इसको समझेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसको समझते हैं। जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ध्यान से सुनिए, जब पार्टिकल क्या करता है, जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो क्या होता है समझने की कोशिश करिए कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे पहुंचता है, ये पेंडुलम में मान लीजिए एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो टेंशन तो रहता है, लेकिन एक्सट्रीम पे पहुंच करके देखो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक्सट्रीम पे पहुंच के रुक जाता है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी 0 हो जाती है और टेंशन बाकी रहता है। समझ आ गया? तो यही आपको याद रखना है कि जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तब क्या होता है? वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन टेंशन बाकी रहती है। रस्सी थोड़ी ढीली हो गई, रस्सी तो टाइट ही रहती है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो यही आपको समझना है कि वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन टेंशन 0 ना हो, तब क्या होगा? पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। तो वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन, और जब उल्टा हो जाए टेंशन बिकम 0 बिफोर वेलोसिटी, तब क्या होगा? तब वो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, दूसरा उसका उल्टा है। समझ आ गया? ठीक है ना? तो वेलोसिटी पहले 0 हो जाएगी, टेंशन नहीं, टेंशन बाद में 0 होगा। ठीक है? तो वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन। समझ आ गया? क्लियर है? चलो भाई, तो टेंशन के 0 होने से पहले ही क्या हो गई? वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है? तो याद रखना, ये एग्जांपल बेस्ट दिया है मैंने, एक दिमाग में बिल्कुल बैठा देता है, आपको याद करवा देगा ये। क्लियर है? तो दो केसेस हो सकता है, अगर हम लोग ने √5 से कम वेलोसिटी दी, ज्यादा दी तो कोई दिक्कत नहीं, उतनी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, उतनी दी तब भी सर्कुलर मोशन करेगा, कंप्लीट करेगा, ज्यादा दी तब भी कंप्लीट करेगा, कम दी तो दो केसेस बनेंगे। समझ आ गया? या तो वो ऑसिलेट करेगा या तो वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। ऑसिलेट कब करेगा? जब वेलोसिटी पहले 0 हो जाएगी, हाँ, वेलोसिटी बिकम 0 बिफोर टेंशन। और पाथ कब छोड़ेगा? जब वेलोसिटी बिकम्स टेंशन बिकम 0 बिफोर वेलोसिटी। ठीक है? क्लियर है? अब एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए हमारे आखिरी पार्ट पे चलते हैं, इसके सेकंड वाले केस के। मैंने कहा था सेकंड वाला केस ही सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है? उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ठीक है? तो सबसे पहला देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है इफ VL लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको U कह दो, आप U कह दो या VL कह दो, इज लेस देन √5GR, ये स्मॉल r। ठीक है? देन टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, या तो वो ऑसिलेट करेगा या तो वो लीव दी सर्कुलर पाथ। ठीक है? अब इसकी अपने को कंडीशन डिराइव करनी है कि कब कब ऐसा होगा। ठीक है? सबसे पहले आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे अभी। लेट द वेलोसिटी बिकम्स 0 एट हाइट h1। किसी हाइट h1 पे क्या हो गया? पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये हमारे पास क्या है? ऐसे है, और किसी हाइट h1 पे क्या हो गई? ये हाइट h1 है, यहाँ से यहाँ तक हाइट h1 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। समझ आ गया? किसी हाइट h1 पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। मान लो लेट द वेलोसिटी बिकम 0 एट हाइट h1। ठीक है? इनिशियली तुमने वेलोसिटी क्या दी थी? उसको u वेलोसिटी दी थी, मान लेते हैं। ठीक है ना? चलो भाई, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है, u² - 2gh, है ना? तो ये इनिशियल क्या हो जाएगा? इनिशियल तो u दिया मैंने, है ना? तो v² = u² - 2gh1 हो जाएगा। ठीक है? अब मैंने क्या बोला कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? 0 हो गई। उसको 0 पुट कर दो, u² - 2gh1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2gh1 = u², तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? h1 = u² / 2g। समझ आ गया? ये वो हाइट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई।
HEIGST हाइट वेयर V इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड केस क्या देखेंगे हम लोग। सेकेंड केस यहाँ पर, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड देख रहे हैं हम लोग अभी। लेट एट हाइट, किसी हाइट h2 पर, कोई हाइट h2 होगी, ठीक है, ये हाइट h2 है, मान लो यहाँ कहीं होगी, यहाँ पर कहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेट एट हाइट h2 टेंशन बिकम 0, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, टेंशन बिकम्स 0। किसी हाइट h2 पर टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ गया, हाइट h2 पे टेंशन 0 हो जाएगा। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या है, m/r इंटू यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3GHE मेरे पास फॉर्मूला है। टेंशन को 0 कर दो, m/r ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3G, और ये क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस आर जी माइनस 3G क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे तो बताइए क्या होगा, 3GH2 इज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस आर जी। तो ये 3G को नीचे भेज दो, तो h2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3G, h2 हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन 3G। समझ आ गया। तो ये क्या है, ये है हाइट एट विच T इज इक्वल टू 0, वो हाइट जहां पर टेंशन 0 हो जाए, और ये वो हाइट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब जो है मैं फाइनल चीजों पर आऊंगा। ये क्या है, ये तो हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब मैं फाइनल चीजों पर आऊंगा, इनको मैं लिख करके रख देता हूं क्योंकि मुझे अभी यूज करना है इनको, ठीक है। चलो, तो H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा यू स्क्वायर बाय आर जी, एंड H2 क्या हो गया आपके पास, H2 हो गया यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन 3G। ये है जहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, ये वो पॉइंट है जहां पर टेंशन 0 हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब क्या, अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि ऑसिलेशन कब होगा और पार्टिकल सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा, वो हम लोग क्या करेंगे अभी देखेंगे। चलिए आइए, तो देखिए ध्यान से, फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के लिए हमने क्या बोला था, ऑसिलेशन के हमने बोला वेलोसिटी बिकम्स 0 बिफोर टेंशन, है ना। टेंशन से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए। अब टेंशन से पहले वेलोसिटी 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास क्या है, हाइट h1 है और ये क्या है, हाइट h2 है। तो यहां पर ऐसे समझो जरा, यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और आगे जाकर के कहीं टेंशन क्या होगा, मान लेते हैं आगे जाकर के टेंशन 0 होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पर कहीं टेंशन 0 होगा। ये वाली हाइट क्या है, h2 है, टेंशन यहां पर 0 हो रहा है, वो क्या h2 है, और ये वाली हाइट क्या है, h1 है। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। वेलोसिटी पहले 0 हुई, बाद में टेंशन, तो टेंशन ऊपर होगा, ऐसे जा रहा ना पार्टिकल, तो टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, मतलब ये हाइट h1 है, वो क्या है, हाइट h2 है। इसका ये मतलब हुआ कि h2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, h1 होगा। क्यों, क्योंकि टेंशन बाद में 0 हो रहा है, वेलोसिटी पहले है, और वेलोसिटी यहां पर 0 हो रही है, वो क्या बोला मैंने, h1 बोला। तो h1 कम होगा और टेंशन बाद में हो रहा है, मतलब ऊपर जाके होगा, मतलब ये क्या होगा, h2। तो h2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू h1। समझ आ गया। अब जो है इसको पुट करता हूं मैं, h2 क्या है, यू स्क्वायर प्लस आर जी अपॉन क्या हो जाएगा, 3G इज ग्रेटर देन यू स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, G और G कैंसिल हो गया, तो यू स्क्वायर प्लस आर जी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3U स्क्वायर। तो ग्रेटर देन क्या होगा, ये हो जाएगा 2U स्क्वायर। ठीक है, अपने पास और क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन में, ये हो जाएगा RG। तो U क्या हो जाएगा, U शुड बी अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा मेरे पास 2U स्क्वायर, नहीं ये 2 वहाँ पर भी तो जाएगा, गड़बड़ कर दिए अपन, ये 2 वहाँ पर भी तो जाएगा। तो बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा 2U स्क्वायर प्लस 2RG इज ग्रेटर देन क्या होगा, 3U स्क्वायर। तो हो जाएगा 3U स्क्वायर, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 2U स्क्वायर, और ये जाएगा 2RG ग्रेटर देन क्या होगा, U स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 2RG। तो U शुड बी ग्रेटर देन लेस देन अंडर रूट ऑफ 2RG। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि U इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RG हो जाए, इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2RG हो जाए, तब क्या हो जाएगा, U इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2RG हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली कि ये क्या करेगा, अगर U इससे कम हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि पार्टिकल क्या करेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, अगर U इससे कम हो गया तो।
बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो अगर u इससे कम हो गया तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। अंडर रूट ऑफ 5rg दिया तो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करेगा, उससे कम दिया, उससे कम दिया और बेसिकली इससे कम दिया तो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रही हो? अगर इसके इक्वल हो जाए अंडर रूट ऑफ 2rg तो वो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल, यानी पूरा ऐसा है ना तो ऐसे ऑसिलेट करेगा ये, यहाँ से ऐसा, अगर अंडर रूट ऑफ 2rg के जितना दे दिया तो। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो ये हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड केस देखिए, आखिरी जो है सेकेंड वाले का वो है कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल। अब लीविंग द सर्कल के लिए क्या बताया मैंने आपको, लीविंग द सर्कल के लिए आपको बताया मैंने कि टेंशन बिकम जीरो बिफोर वेलोसिटी। टेंशन पहले जीरो हो जाएगा, मतलब क्या कि ये आपका अगर मान लीजिए ऐसा है तो यहाँ पर अगर कहीं टेंशन जीरो हो रहा है, यहाँ पर मान लो टेंशन जीरो हो रहा है, हाइट क्या है, टेंशन जहाँ पर जीरो हो रहा है वो क्या है h2, और वेलोसिटी उसके बाद जीरो होगी, तो ये हाइट क्या है आपका h1, तो ज्यादा कौन है, कम 1 है। अब h1 ज्यादा और h2 कम है, समझ आ गया? क्यों? क्योंकि टेंशन पहले जीरो हो गया, और टेंशन की हाइट क्या बोला मैंने, टेंशन की हाइट क्या बोला मैंने, h2 बोला है ना। तो टेंशन क्या होगा आपका h2 और वेलोसिटी यहाँ कहीं जाकर के जीरो है, तो h1 ज्यादा है, वेलोसिटी बाद में जीरो हो रही है। अब h1 क्या है आपके पास, h1 है u²/2g इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये क्या है u² + rg अपॉन क्या होगा 3g, g और g कैंसिल हो गया, u² ग्रेटर देन क्या होगा 2u² + 2rg, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u² इज ग्रेटर देन क्या होगा 2rg, यानी u शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2rg, यानी क्या, अब इसका मतलब समझो, इससे कम हुआ तो ऑसिलेट करेगा, अंडर रूट ऑफ 2rg से ज्यादा हुआ लेकिन 5rg से कम हुआ, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, कि u जो है अंडर रूट ऑफ 2rg से ज्यादा हुआ लेकिन अंडर रूट ऑफ 5rg से क्या है, कम हुआ, तो पार्टिकल विल लीव द सर्कल, पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, मतलब क्या, यहां पर देखिए ध्यान से, ये अपने पास है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर कहीं जाकर के मान लो क्या हो जाएगा, इसका टेंशन जीरो हो गया, तो यहां पर जो है ये अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करना शुरू कर देगा, समझ आ गया? तो कुछ टाइम तक प्रोजेक्टाइल में रहेगा, उसके बाद वो फिर से सर्कुलर पाथ पे रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन बता दी मैंने कि अगर अंडर रूट ऑफ 5rg दे दिया तो कंप्लीट करेगा, अंडर रूट ऑफ 2rg से कम दिया तो ऑसिलेट करेगा, 2rg से ज्यादा 5rg से कम दिया तो सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, सर्कुलर पाथ यहीं छोड़ेगा वो आकर के, क्योंकि टेंशन यहीं जीरो हो सकता है। क्यों ऐसा समझाता हूं मैं उसको, अभी आओ समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट मैंने जानबूझ करके छोड़ा था ताकि मैं आपको लास्ट में समझाऊं कि कहां पर वेलोसिटी जीरो हो सकती है और कहां पर टेंशन जीरो हो सकता है। क्लियर है? आइए इसको समझते हैं भी। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी आपको बता दिया मैंने। लास्ट में सबको सम अप करेंगे और फिर हम लोग आखिरी केस 3 पे जाएंगे और हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जो है इसके बाद क्या है समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको 2 पार्ट समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपके सामने ये बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जनरल से भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एक्सप्रेशन से भी हो जाएगा, ये जनरल से ही कर देता हूँ। T इक्वल्स टू क्या आएगी, mg cos थीटा प्लस mv²/r, ये जनरल वाले से करके बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा बस देखिए यहाँ से यहाँ तक का, इसमें थीटा 0 से 90 हो सकता है ना, और इसमें थीटा क्या है, इसमें 90 से 180 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले की बात करते हैं, सबसे पहले 0 से 90 की बात करते हैं। 0 से 90 में cos थीटा क्या होता है, हमेशा cos थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि cos थीटा अगर पॉजिटिव है 0 से 90 में, अगर cos थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, ध्यान से सुनिए, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तब भी cos थीटा तो पॉजिटिव है, यानी टेंशन क्या आएगा, टेंशन पॉजिटिव आएगा। कुछ पॉजिटिव प्लस वेलोसिटी 0 हो गई, यानी टेंशन क्या आया, पॉजिटिव आया। ये पॉसिबल है, समझ आ गया? थोड़ा ध्यान से, अब टेंशन पॉजिटिव है, ये अपने को समझ में आ रहा है, ये पॉसिबल है। अब क्या, यही तो चाहते हैं हम लोग, टेंशन पॉजिटिव हो, टेंशन नेगेटिव हो जाएगा तो रस्सी स्लैक कर जाएगी। अब अगर टेंशन 0 हो जाए, 0 से 90 में
अगर टेंशन 0 हो जाए तो बताओ क्या होगा। 0 से 90 में अगर टेंशन 0 हो जाए तो ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ रहा है? देखो अगर टेंशन 0 हो जाए, इसको ऐसे लिखूंगा मैं 0, ये तो पॉजिटिव कुछ है, मान लो कुछ पॉजिटिव एक्स है, और ये प्लस क्या है mv²/r। ध्यान से सुनना, ये टर्म वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू क्या होगा mv²/r। ये हो जाएगा -xr/m इज इक्वल्स टू v²। स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है, v क्या आएगा √-xr/m। ये पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी इमेजिनरी आ रही है। समझ आ गया? तो टेंशन 0 हो सकता है, सॉरी वेलोसिटी 0 हो सकती है। टेंशन कब पॉजिटिव आया, जब वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन टेंशन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेंशन 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, √ नेगेटिव आ जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर वेलोसिटी, अगर टेंशन को 0 कर दिया तो ये वहां जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, और v² यानी स्क्वायर कभी भी इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी बन जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये रीजन में आपकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, टेंशन 0 नहीं हो सकता। याद रखना है आपको, ये रीजन में वेलोसिटी 0 हो सकती है, टेंशन 0 नहीं हो सकता। वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन पॉजिटिव है। वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन पॉजिटिव है। टेंशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी इमेजिनरी बन जाएगी। तो ये रीजन में लोएस्ट से लेके मिडवे में, याद रखना है आपको, ये लोएस्ट से लेके मिडवे में वेलोसिटी 0 हो सकती है, टेंशन 0 नहीं हो सकता इसके अंदर। क्लियर हो गया? अब सेकंड वाले पे बात करते हैं। आइए, सेकंड वाला क्या है, 90 से 180 की बात करते हैं। आइए उसको समझते हैं। सेकेंड 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसकी बात करेंगे। चलो 90 से 180 की बात करेंगे। अब क्या, 90 से 180 में cos थीटा जो है वो नेगेटिव होता है। 90 से 180 में क्या होता है, cos थीटा नेगेटिव होता है। यानी अभी ऐसा एक्सप्रेशन है, -x कुछ है मान लो, प्लस ये क्या है mv²/r। ठीक है, अब क्या समझो, पहले केस में टेंशन अगर 0 हो जाए, अगर टेंशन 0 हो जाएगा तो मुझे बताओ क्या होगा, mv²/r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ आ गया? यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, √पॉजिटिव, मतलब ये पॉसिबल है। यहाँ पर टेंशन 0 हो सकता है। सेकेंड, अगर वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाए, अगर इसमें वेलोसिटी 0 हो जाए तो टेंशन क्या आ जाएगा, -x, टेंशन नेगेटिव आ जाएगा। टेंशन नेगेटिव मतलब रस्सी स्लैक कर गई, मतलब सर्कुलर मोशन नहीं है। इसका मतलब 90 से 180 के बीच में आपका टेंशन 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती है। समझ आया? क्लियर है? सब पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए मैंने। ठीक है, तो ये वाले रीजन में L से M में क्या हो सकता है, वेलोसिटी 0 हो सकती है, टेंशन 0 नहीं हो सकता, वो आपको समझा दिया मैंने। ये वाले रीजन में टेंशन 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। कौन से, M से H वाले रीजन में। क्लियर हो गया? ठीक, चलो भाई, ये भी आपका मैंने कवर करा दिया। अब एक बार पूरा उसको आप सम अप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने पहले केस में, रॉड वाले केस में लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, √4gl, स्लाइटली ग्रेटर देन इससे देनी पड़ेगी। स्ट्रिंग वाले केस में बताइए क्या पढ़ा, स्ट्रिंग वाले केस में इसमें तो बहुत कुछ पढ़ा हमने। इसमें हमने जनरल पॉइंट की वेलोसिटी क्या पढ़ी, √u² - 2gh या फिर √u² - 2g r1 - cos थीटा। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, टेंशन के 3 फॉर्मूले पढ़े, mg cos थीटा प्लस क्या पढ़ा, mv²/r इज इक्वल्स टू m/r u² + rg - 3gh, या फिर पढ़ा आपने mu²/r - 2mg + 3mg cos थीटा। ये टेंशन पढ़ा, कौन से थीटा पे, कौन से एंगुलर पोजीशन पे आपका टेंशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताया मैंने, 2gr - u² / 3gr। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद अपन ने वेलोसिटी, लोएस्ट वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट, वो क्या पढ़ा, √5gr, और लोएस्ट वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी एट द मिडवे पॉइंट, वो क्या पढ़ा, √3gr, और मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वो अपन ने क्या पढ़ा, √gr। ये अपन ने पढ़ लिया।
ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, TL माइनस TH, T मैक्सिमम और T मिनिमम वो क्या आया 6 mg आया, ये भी अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन है, कंडीशन फॉर आपका क्या है वो लीविंग द सर्कल। तो अगर क्या होगा u इज लेस देन क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2gr, तो क्या करेगा वो ऑसिलेट करेगा। अगर ऐसा हो जाएगा कि u जो है वो 2gr से ज्यादा होगा और अंडर रूट ऑफ 5gr से कम होगा, तो क्या करेगा वो लीव द सर्कुलर पाथ और पैराबोलिक पाथ ले लेगा, यहां से ऐसे छोड़ करके पैराबोलिक पाथ ले लेगा। क्लियर है, यहां तक समझा दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, L से लेके M तक में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, टेंशन कांट भी जीरो, ठीक है। और M से लेके S तक में आपका टेंशन जीरो हो सकता है, वेलोसिटी कांट भी जीरो। क्लियर हुआ, समझ आ गया, जितना भी पढ़ा दिया सब सम अप कर दिया मैंने इसमें, समझ आई बात, ठीक है। एक एक पॉइंट कवर किया मैंने इसमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आखिरी पार्ट जो हमारा है हम उस पर चलते हैं और फिर सेशन को एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग केस 3 देखने जा रहे हैं। केस 3 क्या है, कांट मूव आउट इनवर्ड, कांट मूव इनवर्ड बट कैन मूव आउटवर्ड। ठीक है, तो इसका एक केस मैं आपको करा देता हूं, जिसमें बेसिकली ये नहीं पूछेगा आपको कि सर्कल कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको ये पूछेगा कि कौन से पॉइंट पे वो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट छोड़ने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ केस आए, 2014 JEE एडवांस में ऐसा कुछ सवाल आया था, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस आपने क्या कर दिया, r मान लिया। तो ये आपने एक ब्लॉक लिया m मास का, इसको आपने क्या कर दिया, इस पर स्लाइड कराया है। तो आपको कभी नहीं पूछेगा कि ये सर्कल कंप्लीट करेगा ही नहीं करेगा, क्यों, इसके बस का ही नहीं सर्कल कंप्लीट करना है। रास्ते में क्या करेगा, अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा और ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का कहीं पहुँचा, वो यहाँ से यहाँ तक का कहीं पहुँचा, और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या कर रहा है, ये अपना कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। तो कितने एंगल पे है, मान लीजिए थीटा एंगल पे है, और ये भी रेडियस वेक्टर ही है, ये r है। तो मुझे बताइए ये क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, तो r cos थीटा होगा। पूरा का पूरा क्या है, अगर ये r है तो ये भी तो पूरा का पूरा r ही हुआ। समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट नीचे आया भाई, कितनी हाइट नीचे आया, तो हाइट नीचे आया वो पूरे r में से r cos थीटा निकाल देंगे तो ये h मिलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो पूरे r में से r cos थीटा निकाल देंगे तो h मिलेगा। तो h क्या है, r माइनस r cos थीटा, ये सब काम आएगा अभी आपको। ठीक है, क्लियर है। और नीचे क्या लग रहा है बच्चों, नीचे लग रहा है mg। फिर उसके बाद आपको पता है ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा mg sin थीटा, कोई काम नहीं है हमको उसका। और बाहर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्लियर है। तो पहले इक्वेशन लिख दो उसका, नॉर्मल रिएक्शन नीचे सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, mg cos थीटा, तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, mv स्क्वायर बाय कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R हमने लिया है इस पर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। अब क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, फ्रॉम A टू B, A से B के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ मैं। तो अगर A से B के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस कौन है, ग्रेविटी है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, इज इक्वल टू क्या होगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब तक तो आपको आ गया होगा ही। ठीक है, वो नॉर्मल रिएक्शन से वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट इधर और एंगल कितना है 90, तो इसका वर्क डन तो जीरो हो गया। mg नीचे लग रहा है, हाइट भी नीचे ट्रैवल किया, यानी पॉजिटिव वर्क है ये, है ना, क्योंकि एंगल कितना है, जीरो है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ mg h नीचे आया है वो, इज इक्वल्स टू K फाइनल बताइए क्या है, K फाइनल बताइए हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पहुँचते पहुँचते v वेलोसिटी हो गई उसकी, समझ में आ गया। इनिशियली वो रेस्ट पर था, इनिशियली क्या था, u जीरो था, रेस्ट पर था। h क्या है बताइए, h क्या है, r माइनस r cos थीटा, उसमें से r को कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या कर दो, इसके बाद समझने की कोशिश करो कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या मिला, देयरफॉर एक्सप्रेशन मिल रहा है mgr 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 को यहाँ भेज दो और ये हो जाएगा mv स्क्वायर, r को यहाँ भेज दो। ठीक है, इसको अभी क्या कर दो, 2 कर दो। ठीक है, अब ये इससे क्या फायदा होगा बताऊंगा मैं। हमको ये पता करना है कि कौन से एंगल पे ये कॉन्टैक्ट छोड़ेगा। कॉन्टैक्ट छोड़ने का मतलब, फॉर लूजिंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट छोड़ने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो, ये मतलब होता है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा तो देखिए ध्यान से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब होता है mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
mv स्क्वायर बाय r, ये मतलब होता है उसका। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो mg cos थीटा क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय r के इक्वल। तो mv स्क्वायर बाय r क्या आ रहा है, mg cos थीटा। तो ये जो 3 मिला है इस 3 को 2 में पुट कर दो, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2mg, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2mg और 2mg cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख दोगे mv स्क्वायर बाय r की जगह, उधर लिख दोगे mg cos थीटा, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3mg cos थीटा और ये क्या हो जाएगा 2mg, mg कैंसिल, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा जाएगा 2/3, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2/3 पे ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। समझ आया, क्लियर है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया भाई कि भाई कैसे क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें केसेस होते हैं। ये मैंने आपको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बना करके दिया है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। एएसआई के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट होगा उनके मॉड्यूल का जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है वो करना है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज है वो आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। ये आप लोग करके आएँ। इसके बाद बच्चों हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। लेक्चर पसंद आए, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।